नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरी। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है अगस्त प्रस्ताव की उन शर्तों के कारण जिन्हें कांग्रेस ने नहीं माना था, और वे शर्तें जिनमें कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि अगर भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होते हैं तो उन्हें पूर्ण स्वराज दिया जाएगा। यहाँ पर ये तक कहा गया था कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रिटिश सरकार इनडायरेक्टली मुस्लिम लीग को बढ़ावा देने की बात कर रही थी, जिसके कारण कांग्रेस में बहुत द्वेष उत्पन्न हो गया और कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का निश्चय किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार या फिर ब्रिटेन की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रांस हुआ, स्वीडन, नॉर्वे हुआ, डेनमार्क हुआ, इन पर जर्मनी ने पहले ही कब्जा कर लिया था और सिर्फ ब्रिटेन यूरोप में एक शक्ति के रूप में बचा था। ब्रिटेन कभी भी युद्ध हारने की स्थिति में आ सकता था, इसलिए महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि किसी के बुरे समय में हम उन्हें और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं। इसलिए महात्मा गांधी ने पूर्ण आंदोलन की बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह को करने का आग्रह किया और इसे बढ़ावा दिया। तो आइए देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम में, और कैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन का कारण बनता है और महात्मा गांधी कहते हैं अब तो करो या फिर मरो। दोस्तों, यहाँ पर जो हमने अगस्त प्रस्ताव पिछले वीडियो में देखा था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो MA 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले अगस्त प्रस्ताव को देखकर आइए, उसके बाद ही आप व्यक्तिगत सत्याग्रह को समझ पाएंगे। दोस्तों, पहला जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो शुरू हुआ था, जैसे कि हमने देखा था 1 सितंबर 1939 को। उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव आया था जिसको कांग्रेस ने नहीं माना, मुस्लिम लीग ने मान लिया था क्योंकि उनके हितों की बात थी। और फिर उसके बाद में गांधी जी ने कहा था कि अब हम ऐसा करेंगे कि अब हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को माना था, लेकिन उनकी एक शर्त और ये थी कि भाई साहब, आप जो विभाजन की समस्या है उसे स्वीकार कर लीजिए और भारत से पाकिस्तान को अलग करने के बारे में ज़रा कुछ सोचिए। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, अगस्त प्रस्ताव को, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की निर्णय कर लिया। महात्मा गांधी ने सारे देशवासियों से ब्रिटिश सरकार की युद्ध में सहायता न करने की अपील की। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को इस हेतु पहला सत्याग्रही चुना। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। ये न केवल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बल्कि ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको अगर आप ब्लैक पेन से लिखते हैं तो आपका ये उत्तर बहुत ज़्यादा प्रामाणिक हो जाएगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आधुनिक हिस्ट्री या स्वतंत्रता संग्राम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि पहला सत्याग्रही कौन था। गांधी जी ने पहला सत्याग्रही किसे चुना, तो याद रखिएगा, विनोबा भावे ने। और आज़ादी के बाद विनोबा भावे भूदान आंदोलन भी चलाते हैं। आगे जाकर इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिलता है। दोस्तों, महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार को अधिक परेशान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज इस समय जीवन मरण के संघर्ष में जुटे हुए थे। यहाँ पर एक बात ये समझ लीजिए कि जो वामपंथी प्रकार के जो लीडर्स थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए, या फिर जो लेफ्ट प्रकार के नेता थे जो थोड़े उग्र स्वभाव रखते थे, जो हिंसा में विश्वास रखते थे कि हमें इस तरह से आज़ादी मिले या उस तरह से मिले, हम अंग्रेज़ों को एक गहरा सबक सिखाएंगे और फिर हम आज़ादी लेंगे। तो यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो ये चाहते थे कि अगर हम जापान की सहायता करते हैं तो जापान को इनवाइट करते हैं, ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देते हैं, तो जापान पहले ही बर्मा तक पहुंच चुके हैं, वो भारत पर आक्रमण करेंगे और हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति दिला देंगे। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी का ये विचार था कि हम एक बुराई से बचने के लिए दूसरी बुराई को अपना रहे हैं, तो क्या भरोसा कि जापान हमें स्वतंत्र कर दे या फिर जापान हमें स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिलाने में मदद करे, क्योंकि जापान को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। इसलिए महात्मा गांधी ये चाहते थे कि हमें ना तो जापानियों का साथ देना है और ना तो अभी हमें ब्रिटिशर्स का साथ देना है। लेकिन ब्रिटिशर्स की जो स्थिति है वो अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक है ब्रिटेन में। यही कारण है कि उन्होंने पूरे आंदोलन की बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाना प्रारंभ किया।
इसका कारण यह था कि जर्मनी की शक्ति बढ़ रही थी, इसलिए सार्वजनिक सत्याग्रह नहीं किया गया बल्कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया। जो व्यक्ति सत्याग्रह करता था उसे मजिस्ट्रेट को नोटिस देना पड़ता था। विनोबा भावे ने इस प्रकार का नोटिस दिया था। उन्हें थोड़ी ही देर बोलने दिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। विनोबा भावे ने जनता से ब्रिटिश सरकार की युद्ध में सहायता न करने की अपील की थी। कुल मिलाकर मई 1941 तक 14,000 लोगों ने सत्याग्रह किया था। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले वीडियोस हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आए, आवाज़ उतनी बेहतर ना हो या फिर आपको चीज़ें समझ में ना आए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मुझे इस समय ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने हैं, इसके कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि इस समय पर 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो कैमरे से वीडियो शूट करने में कैमरा बहुत जल्दी गर्म होता है, जिससे फ़ोन भी गर्म हो जाता है और दिन में 3-4 वीडियो ही मैं मुश्किल से बना पाऊँगा और उसको एडिट करने में और साउंड क्वालिटी इम्प्रूव करने में और ज़्यादा फ़ोन गर्म होता है, तो मुश्किल से 2-3 वीडियो ही अपलोड हो पाते हैं। लेकिन अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी तरफ से आपके लिए बेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको भी अपना बेस्ट करना है, इन चीज़ों को अच्छे से समझनी है और अच्छे परसेंट के साथ आपको एमए क्लियर करना है। तो दोस्तों, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को हम देखते हैं। राष्ट्रवादियों की मांग की परवाह न करते हुए वायसराय ने अगस्त 1940 की घोषणा के अनुसार जुलाई 1941 में अपनी कार्यकारिणी परिषद के विस्तार का निश्चय किया, क्योंकि अगस्त 1940 में इनका अगस्त प्रस्ताव था, उसमें इन्होंने कहा था कि मैं अपनी कार्यकारिणी का विस्तार भी करूंगा। उनकी शर्तों में एक शर्त ये भी थी। तो इन्होंने ये कहा कि अभी तक 3 भारतीय सदस्य काउंसिल में निर्वाचित होते थे, अब ये होगा कि 8 सदस्य भारतीय होंगे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद ठीक वैसी ही है जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का कैबिनेट होता है। तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या बढ़ना एक अच्छी बात थी, क्योंकि अब भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा था। इसलिए वायसराय ये कहने लगे थे कि अब भारतीय शासन भारतीयों के बहुमत से चलाया जा रहा है, किंतु ये कोरा झूठ था और कुल मिलाकर ये भारतीयों को उल्लू बनाने की साजिश थी। क्योंकि यहाँ पर जो 8 सदस्य चुने जा रहे थे वो किसी पार्टी से नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहले ही कह चुकी थी कि हम अपने सदस्य कार्यकारिणी परिषद में नहीं भेजने वाले, क्योंकि अभी तक वायसराय ने ये डिसाइड नहीं किया था कि पूर्ण स्वराज हम आपको देंगे और मुस्लिम लीग को भी ये डिसाइड नहीं किया था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। इसके कारण दोनों ने अपने सदस्य इस परिषद में नहीं भेजे थे और जो सदस्य थे वो अंग्रेज़ों के गुलाम टाइप के थे। वो दिखने में तो भारतीय थे, लेकिन वो पूरी तरह से यहाँ पर वायसराय के चाटुकार थे और जो वायसराय कहते थे वो कहते थे जी भैया हम यही कहेंगे। इसलिए वायसराय ने उन्हें चुना और फिर वायसराय ने जो नेता है या फिर इन 8 सदस्यों को खुश करने के लिए, इनका सम्मान बढ़ाने के लिए क्या किया कि जो राजनीतिक बंदी थे उन्हें छोड़ने का निश्चय किया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो वायसराय ने बदलाव किया था वो बदलाव किसी काम का नहीं था, क्योंकि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के विस्तार से कुछ अंतर नहीं पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग या किसी भी राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह का स्थगित किया जाना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर आता है। यहाँ पर वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी परिषद के विस्तार के लिए 1 महीने बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले सभी सत्याग्रहियों को छोड़ दिया। संभवतः यह कदम वायसराय ने अपनी परिषद के नए सदस्यों को प्रसन्न करने तथा उनका सम्मान बढ़ाने के लिए उठाया था। महात्मा गांधी सरकार के इस रवैये से बहुत प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने जेल में रखा था उन पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं था, बिना केस के उन्हें अंदर डाल दिया गया था। तो भाई साहब, एक तो आपने पहले ये गलती की कि बिना केस किए, बिना किसी गलती के सत्याग्रही करने वाले लोग जो पहले ही मजिस्ट्रेट को बाकायदा नोटिस सौंपकर एक व्यक्ति खड़ा था, आपने उसे बिना किसी समस्या की जेल में डाल दिया और अब आप ये कह रहे हैं कि हम इन्हें रिहा कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब अरेस्ट करने का आपके पास अधिकार ही नहीं था तो फिर आप किस मुंह से आप उन्हें रिहा कर रहे हैं? आपको अरेस्ट ही नहीं करना था उन्हें। तो यहाँ पर गांधी जी और कांग्रेस यहाँ पर खुश नहीं थे। दोस्तों, यहाँ पर महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के इस रवैये से खुश नहीं थे और जिन लोगों को छोड़ा जा रहा था उन पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं था।
इसलिए वे व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाए जाने के पक्ष में थे। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति गंभीर होती जा रही थी। जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी और उसको समाप्त करने की धमकी दे रहा था। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने इंग्लैंड तथा उसके साथियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान ने शीघ्रता से सिंगापुर, मलाया, हिंद, चीन तथा इंडोनेशिया को फतह कर लिया और बर्मा की तरफ बढ़ना जारी रखा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की कार्य समिति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्थगित करना आवश्यक समझा, क्योंकि जापान बर्मा की ओर बढ़ चुका था और यहाँ पर गांधी जी को ये डर था कि जापान अगर भारत पर आ गया तो सोचिए, अगर एक क्रूर देश दूसरे शांति प्रिय देश पर अगर आक्रमण करता है तो उसे आज़ाद कराएगा या फिर उस पर ज़्यादा अत्याचार करेगा। तो गांधी जी को यहाँ पर ये लगता था कि वो उस पर ज़्यादा अत्याचार करेगा। अगर जापानी सेना ब्रिटिशर्स के चक्कर में भारत पर आक्रमण करती तो यहाँ पर पिसने का काम होता भारतीयों का, क्योंकि अंग्रेज़ की तरफ से लड़ने वाले सैनिक जो होते वो भारतीय ही होते और उनके हारने के बाद जो जापानी शोषण करते वहाँ पर अंग्रेज़ नहीं होते, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय होते। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस ने यह निश्चय किया कि हमें व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्थगित करना चाहिए। परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत सत्याग्रह समाप्त कर दिया गया। 30 सितंबर 1941 को महात्मा गांधी की प्रार्थना पर उनको कांग्रेस के नेतृत्व से मुक्त कर दिया गया और यह निर्णय किया गया कि देश की रक्षा के लिए उचित संगठन स्थापित किए जाए। यानी कि यहाँ पर गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्थगित कर दिया और स्वयं कांग्रेस के सर्वोच्च पद से हटकर अपने काम में लग गए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कैसे अगस्त प्रस्ताव आया और उस अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह को टालने के लिए और भारतीयों को खुश करने के लिए कैसे वायसराय लिनलिथगो ने अपनी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 8 की और कैसे उन्होंने दोस्तों भारतीयों को उल्लू बनाने की कोशिश की कि हमने तो आपका प्रतिनिधि दे दिया है, जबकि वो प्रतिनिधि उनके गुलाम टाइप के थे। वो किसी भी राजनीतिक दल से या कोई भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। फिर उसके बाद में कैसे भारतीयों और नेताओं को ये डर लगा कि जापान भारत पर आक्रमण कर सकता है और फिर भारत ने घोषणा कर दी कि हम व्यक्तिगत सत्याग्रह को टाल रहे हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति आंदोलन करता है, वो मजिस्ट्रेट को जाकर अपनी बातें रखता है और अपना पत्र देता है, उसके बाद में वो अकेला आंदोलन करता है। इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।